नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक पार्ट 2। मैंने आपको बताया था फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी। तो अब हम आगे पढ़ते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक ने जागीरदारी प्रथा की पुनर्स्थापना करी। फिरोज तुगलक ने सैनिक तथा नागरिक अधिकारियों को जागीरें देने की प्रथा फिर से प्रचलित कर दी थी, जो कि इसकी राजस्व व्यवस्था के दोष में भी मैंने आपको बताया था। इसके दो कारण थे। पहला, अमीरों और उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने के लिए उसने उनको भूमि अनुदान और जागीरें प्रदान कर दी तथा इन जागीरों और भूमि को वंशानुगत कर दिया, जिससे इन जागीरों पर उनके वारिसों का स्वामित्व भी राज्य ने स्वीकार कर लिया। मतलब जागीरदारी प्रथा को उसने वंशानुगत कर दिया। दूसरा, मुद्रा प्रणाली को व्यापक रूप से स्थगित करने तथा नगद वेतन देने के लिए राज्य को अधिक कुशल और सतर्क होने की आवश्यकता थी। फिरोज ने कम से कम हस्तक्षेप का सरल और ऐसा मार्ग अपनाया जो कि अमीर और उलेमा वर्ग चाहते थे। वो अमीर और उलेमा वर्ग को हमेशा संतुष्ट रखना चाहता था और जैसा वह कहते थे उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करता था। फिरोज तुगलक ने सिंध अभियान से दिल्ली पहुंचने पर घोषणा की थी कि सभी अधिकारी जो सिंध अभियान में मारे गए हैं उनकी जागीरें उनके उत्तराधिकारियों के नाम बिना किसी शर्त और स्थायी तौर पर प्रदान की गई हैं। यानी पदों को वंशानुगत करके सुल्तान फिरोज ने अमीरों तथा राज्य कर्मचारियों को भले ही खुश कर लिया हो, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम विनाशक हुए। इससे सेना और प्रशासन दुर्बल हो गए, क्योंकि सब चीज़ें जब वंशानुगत हो गई, आसानी से मिलने लग गई, तो लोगों ने भी काम करना बंद कर दिया, सैनिकों ने भी युद्ध की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। तो और अयोग्य व्यक्ति उच्च पदों पर आसीन हो गए और जो तुगलक साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण बने। न्याय व्यवस्था। फिरोज तुगलक की न्याय व्यवस्था पर धर्म गुरुओं का प्रभाव स्थापित हो गया। काजी मुख्य न्यायाधीश होता था। उसके अधीन प्रांतों में भी काजी नियुक्त किए गए। जो मुख्य न्यायाधीश है उसके अधीन प्रांतों में काजी नियुक्त किए गए और मुफ्ती जो है वो कानूनों की व्याख्या करते थे। काजी और मुफ्ती का पद उलेमा के लिए ही सुरक्षित कर दिया गया कि उलेमा ही इस पद पर रहेंगे। दंड विधान की कठोरता समाप्त कर दी गई। अपराधियों और विद्रोहियों को यातना देने और अंग भंग करने की सज़ा भी उसने बंद कर दी। मुसलमानों को मृत्युदंड देना बंद कर दिया गया, परंतु हिंदुओं के लिए ये व्यवस्था बनी रही। ये थी उसकी न्याय व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था। फिरोज तुगलक एक योग्य सेनानायक तो नहीं था, दुर्बल था वो, उसमें सैनिक क्षमता नहीं थी, अतः वह सैन्य संगठन को सुधारने की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। अलाउद्दीन ने तो एक स्थायी सेना कायम की थी, परंतु फिरोज के समय में पुनः सामंती ढांचे पर सेना का संगठन किया गया और स्थायी सैनिकों को वेतन के बदले में उसने जागीर दे दी तथा बाकी के जो अनियमित सैनिक थे उनको सिर्फ उनको ही राजकोष से नगद वेतन मिलता था। सैनिक अपनी जागीरों से फिर लगान वसूली का जो काम करते थे वो पेशेवर ठेकेदारों को सौंपते थे। इससे बहुत भ्रष्टाचार फैला और सैनिक भी अनुशासित नहीं रहे। फिरोज की ये नीति सभी को संतुष्ट रखने की थी। फिरोज चाहता था सभी संतुष्ट रहे और राज्य में शांति बनी रहे। केवल कुछ सैनिक अभियानों को छोड़कर जो प्राय उसके असफल रहे थे, उसने सेना का उपयोग नहीं किया, जिससे सैनिक जो थे वो आराम पसंद हो गए। सुल्तान ने उन नीतियों का त्याग दिया जिन्हें अलाउद्दीन ने लागू किया था। अपनी सैन्य व्यवस्था को सुधारने के लिए अलाउद्दीन ने जो नीति अपनाई थी उसको फिरोज तुगलक ने उन नीतियों को त्याग दिया। सुल्तान ने दाग तथा हुलिया प्रथा को बंद कर दिया तथा जो बूढ़े बुजुर्ग हो गए थे, वृद्ध और अनिच्छुक सैनिक जो थे, उनको ये विकल्प दिया कि वह अपने स्थान पर उसके पुत्र या दास या किसी को भी सेवा के लिए वो भेज सकता है। सेना को सामंती आधार पर संगठित किया, यानी सामंतों के पास अपनी सेना होती थी, ज़रूरत पड़ने पे वो सामंत सुल्तान को सैनिक उपलब्ध करवाते थे, जिससे सुल्तान का सेना पर नियंत्रण ही समाप्त हो गया। केवल
80 या 90 हज़ार सैनिक थे जो कि दिल्ली में रहते थे, उन पर सुल्तान का नियंत्रण होता था। बाकी सब सामंत के सैनिक होते थे। नकद वेतन के बदले जागीरें या लगान को प्रदान करने से, पदों के वंशानुगत करने से सेना की उपयोगिता लगभग समाप्त हो गई थी। इस सामंत प्रणाली के अंतर्गत अमीरों के पास अपनी सेनाएं थी जिनकी भर्ती तथा नियंत्रण उनके हाथों में था, लेकिन सुल्तान की जो शांति नीति से ये वर्ग भी विलासी और भ्रष्ट हो गया था। दास प्रथा। सुल्तानों में दास रखने की प्रथा थी, लेकिन फिरोज़ तुगलक ने दासों पर विशेष ध्यान दिया और बड़ी संख्या में दासों को एकत्रित भी किया, उसने इकट्ठा भी किया। शमशेर सिराज अफीफ के अनुसार, ये इतिहासकार है, विद्वान हैं, सुल्तान ने प्रांतों के अमीरों को लिखा कि वे युद्ध में अधिक से अधिक व्यक्तियों को बंदी दास बनाए और उनमें से श्रेष्ठ लोगों को दरबार में सेवा के लिए भेजे। सुल्तान की आज्ञा के अनुसार बड़े बड़े जमींदारों ने दासों को उपहार रूप में भेजना शुरू कर दिया। सुल्तान ने इनके प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था भी की, इन दासों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था भी करी और इन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया, ट्रेनिंग दी गई। योग्य दासों को सैनिक प्रशिक्षण भी दिया गया। इस प्रकार फिरोज़ तुगलक के काल में दासों की संख्या 1,80,000 तक पहुंच गई। फिरोज़ का जो ये शौक़ था दासों को पालने का, ये सल्तनत को बहुत महंगा पड़ा। आय का बहुत बड़ा भाग, बहुत बड़ा हिस्सा इन दासों पर खर्च होने लगा और धीरे धीरे इन दासों ने शासन में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इसलिए बहुत से विद्वानों का ये मानना है कि दास प्रथा का भी सल्तनत के विघटन में सहयोग रहा है। फिरोज़ के जन कल्याण या परोपकार के कार्य कौन से थे? फिरोज़ तुगलक ने बेरोज़गार व्यक्तियों को काम देने के लिए दिल्ली में एक रोज़गार दफ्तर खुलवाया। सारे बेरोज़गारों को इस दफ्तर में पंजीकृत किया गया तथा आवश्यकता अनुसार उन्हें रोज़गार भी उपलब्ध कराए गए। और जो गरीब और असहाय मुसलमान थे, उनकी सहायता के लिए ऐसे व्यक्तियों को सुल्तान के दास के रूप में रख लिया गया और उनके लिए समुचित धन की व्यवस्था भी की गई तथा उनकी देखभाल के लिए पदाधिकारियों को भी नियुक्त किया गया। असहायों की सहायता के लिए सुल्तान का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था दीवाने खैरात की स्थापना। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं, किसने रोज़गार दफ्तर खुलवाया, दीवाने खैरात की स्थापना किसने करी, तो आपको ध्यान रखना है। इस विभाग द्वारा अनाथों, विधवाओं और गरीबों के भरण पोषण और उनकी देखभाल का कार्य किया जाता था। किस विभाग के द्वारा? दीवाने खैरात। अनेक गरीब मुसलमान लड़कियों का विवाह भी इसी विभाग ने करवाया। रोगियों के उपचार के लिए दिल्ली में दार उल शफा अथवा खैराती दवाखाना खोला गया, जहां रोगियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा और भोजन की व्यवस्था की गई। फिरोज़ तुगलक ने कुछ निर्माण कार्य भी कराए। फिरोज़ तुगलक ने अनेक नए भवनों का निर्माण करवाया और पुराने भवनों का जीर्णोद्धार करवाया, उनका रिनोवेट करवाया। इतिहासकार फरिश्ता फिरोज़ के निर्माण कार्य को उसका मुख्य व्यसन यानी मुख्य काम बताते हैं। उनके अनुसार सुल्तान ने 40 मस्जिदें, 20 महल, 100 सराएं, धर्मशालाएं, 5 जलाशय तालाब, 100 अस्पताल, 5 मकबरे, 100 स्नानागार, 10 स्मारक स्तंभ और 150 पुल बनवाए थे। संभवतः इनमें से कुछ की उसने मरम्मत कराई हो, ये संख्या उन्होंने दी है फरिश्ता ने। फतुहात फिरोजशाही में सुल्तान स्वयं उन भवनों का उल्लेख करता है जिनकी उसने मरम्मत कराई थी। इनमें प्रमुख थे दिल्ली की कुतुब मीनार, जिसकी ऊपरी मंजिल जो है वो बिजली गिरने से गिर गई थी, तो उसका निर्माण सुल्तान ने कराया। इसके अलावा उसने शमशी तालाब, इल्तुतमिश और जलालुद्दीन और अलाउद्दीन के जो मकबरे, इन सुल्तानों के मकबरे तथा शेख निज़ामुद्दीन औलिया के मकबरे की भी इसने मरम्मत करवाई। उसने अनेक नगर भी बसाए और मदरसों की भी स्थापना करी। उसने फिरोज़ाबाद, दिल्ली में कोटला फिरोज शाह, फ़तेहाबाद, हिसार, जौनपुर और बदायूं के निकट फिरोज़पुर, इन सब नगरों की उसने स्थापना करी। दिल्ली के अन्य किसी सुल्तान ने भवनों और नहरों के निर्माण पे इतना समय और इतना धन खर्च नहीं किया जितना कि फिरोज़ तुगलक ने किया था। फिरोज़ की रुचि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी थी, तो उसने ताश घड़ियाल यानी जल घड़ी का भी आविष्कार किया।
उसे प्राचीन स्मारकों में भी काफ़ी रुचि थी, तो वह अशोक के 2 स्तंभों को उठाकर दिल्ली ले गया। एक तो टोपरा जो कि खिजराबाद गांव से लाया था, और दूसरा मेरठ के निकट से लाया था। फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति। फिरोज तुगलक के समय में राज्य की धार्मिक नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। दिल्ली के सुल्तानों ने अब तक सिद्धांत और व्यवहार में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का ही पालन किया था। उन्होंने एक धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना पर जोर दिया था, परंतु फिरोज ने उलेमा के प्रभाव में आकर धर्मतंत्र की स्थापना का प्रयास किया। वह अपने आप को सिर्फ कट्टर सुन्नी मुसलमानों का ही शासक मानता था। अब वह इस्लाम के नियमों का कड़ाई से पालन करता था और सादा और संयत जीवन व्यतीत करता था। और जितने भी गैर सुन्नी शियाओं, सूफियों, महदवियों, मुजाहिदों और हिंदुओं के प्रति उसने कठोर और अनुदार नीति अपनाई। तो ये थी सुल्तान की धार्मिक नीति। उसकी धार्मिक असहिष्णुता की नीति के शिकार मुसलमान और हिंदू दोनों ही बने, क्योंकि शियाओं पर उसने अत्याचार किए, क्योंकि वो कट्टर सुन्नी था तो शियाओं पर उसने अत्याचार किए। उनकी धार्मिक प्रथाएं बंद करवा दी गई, उनकी पुस्तकें जला दी। सूफियों पर भी उसने अत्याचार किए और मुस्लिम स्त्रियों पर पर्दा कड़ाई से थोपा गया, उन्हें ज़बरदस्ती पर्दा में रखा गया। उन्हें मज़ारों और दरगाहों पर जाने की अनुमति नहीं दी गई। हिंदुओं के साथ उसने और अधिक अनुदार व्यवहार किया। उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और ब्राह्मणों को भी जजिया देने के लिए उसने बाध्य किया। हिंदुओं के अनेक मंदिरों को उसने नष्ट कर दिया। मंदिरों की मरम्मत पर उसने पाबंदी लगा दी। हिंदुओं के मेले और त्योहारों पर रोक लगा दी। सुल्तान ने धार्मिक भावना से प्रेरित होकर अपने महल के सभी भित्ति चित्रों को नष्ट कर दिया। सोने चांदी के बर्तन गलवा दिए गए और जो रेशमी और जरी के वस्त्रों का उपयोग करते थे उस पर उसने पाबंदी लगा दी। तो सुल्तान की धार्मिक नीति से उलेमा तो संतुष्ट हुए थे, परंतु राज्य पर सुल्तान की धार्मिक नीतियों का विनाशकारी प्रभाव पड़ा। फिरोज शाह तुगलक की विदेश नीति। फिरोज तुगलक शांति की नीति का पोषक था और यथासंभव उसने युद्ध से बचने का भी प्रयास किया। वह निरर्थक मुसलमानों का रक्त नहीं बहाना चाहता था, वो ऐसा कहता था। इसलिए उसने कोई भी सैनिक अभियान साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं किया। जो भी सैनिक अभियान उस समय हुए वे साम्राज्य के विघटन को रोकने के लिए थे, साम्राज्य के टूटने से बचाने के लिए थे। तो सबसे पहला उसने आक्रमण किया बंगाल पर। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम दिनों में जो बंगाल था वो सल्तनत से स्वतंत्र हो चुका था। हाजी इलियास शाह जो शमशुद्दीन था एक स्वतंत्र शासक बन गया। इसने सल्तनत के अंतर्गत जो स्थित तिरहुत था उसको भी अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया। इसलिए 1354 ईस्वी में सुल्तान का पहला आक्रमण हुआ। इस सुल्तान के आक्रमण से डरकर शमशुद्दीन अपनी राजधानी पांडुआ को छोड़कर इकदला के दुर्ग में चला गया। फिर फिरोज की सेना ने इस दुर्ग को घेर लिया और बाद में फिरोज ने सेना का घेरा उठाने का आदेश दे दिया। अंदर से स्त्रियों की रोने की आवाज़ें आने लगी तो सुल्तान ने इस घेरे को उठाने का आदेश दे दिया। फिर सुल्तान ने घोषणा कर दी कि वह किसी मुसलमान का खून नहीं बहाएगा, क्योंकि ऐसा करने से उसमें और असभ्य मंगोलों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और 1354 ईस्वी में सुल्तान जो है वापस दिल्ली लौट गया। 1359 ईस्वी में बंगाल के एक अमीर जफ़र खां की अपील पर सुल्तान ने फिर से बंगाल पर आक्रमण किया। जिस समय 1359 में उसने बंगाल पर आक्रमण किया तब बंगाल का शासक सिकंदर था। सिकंदर को उसने हरा दिया, लेकिन फिरोज जो था वो बंगाल पर अपना शासन स्थापित किए बिना ही सिकंदर के अधीन ही बंगाल को छोड़कर वापस दिल्ली चला गया। फिरोज शाह ने 2 बार बंगाल को अधीन करने का मौका छोड़ दिया। 2 बार उसके अंडर में आ रहा था बंगाल, लेकिन उसने ये मौका छोड़ दिया। फलते हमेशा के लिए बंगाल जो है वो सल्तनत से फ्री हो गया, स्वतंत्र हो गया। तो बंगाल पर आक्रमण के 2 परिणाम निकले। जब दूसरे अभियान के समय उसने जौनपुर नगर की स्थापना करी और दूसरा फतेह खां को सुल्तान ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। फतेह खां को, फतेह खां इसका बेटा था, फिरोज तुगलक का बड़ा बेटा था और सिक्कों पे अपने नाम के साथ फतेह खां का भी नाम उसने खुदवाया। दूसरा अभियान जाजनगर का। जाजनगर पर गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही उलुग खां ने आक्रमण करके उसे लूटा था। उलुग खां मोहम्मद बिन तुगलक संभवतः धन प्राप्त करने की आकांक्षा से बंगाल से लौटते समय फिरोज ने भी इस पर आक्रमण किया। जाजनगर का राजा फिरोज के आगमन की खबर सुनकर वहाँ से चला गया और उलेमाओं को खुश करने के लिए ही फिरोज ने जगन्नाथपुरी और वहाँ स्थित जगन्नाथ के मंदिर को लूटा और मंदिर की मूर्तियाँ जो थी वो समुद्र में उसने फेंक दी।
बाध्य होकर जो जाजनगर का राजा था उसने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और प्रतिवर्ष कर के रूप में उसने कुछ हाथी देने पर वह सहमत हो गया। तीसरा, नगरकोट का अभियान। 1360 ईस्वी में फिरोज ने नगरकोट पर आक्रमण किया। मोहम्मद तुगलक के समय में नगरकोट के राजा ने दिल्ली की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु बाद में वो फ्री हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। फिरोज ने आक्रमण करके नगर को घेर लिया और ज्वालामुखी के मंदिर को लूटा और नष्ट कर दिया। बाध्य होकर राजा को संधि करनी पड़ी और नगरकोट अभियान के समय फिरोज तुगलक को 1300 संस्कृत ग्रंथ मिले थे, जिनमें से कुछ का उसने फारसी में भी अनुवाद कराया था। तो ऐसे ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध था दलाइल फिरोज शाही। एक और उसने आक्रमण किया सिंध पर। सिंध आक्रमण ये फिरोज का अंतिम विजय अभियान था जो ठट्टा सिंध के विरुद्ध हुआ था। उस समय सिंध का शासक था जाम बाबिनिया। उसने सुल्तान की सेना का सामना किया और प्रतिकूल परिस्थिति होने के कारण बाध्य होकर फिरोज सिंध से गुजरात चला गया और यहीं पर उसे बहमनी राज्य पर भी आक्रमण करने का निमंत्रण मिला, लेकिन उसने ठुकरा दिया। 1363 ईस्वी में उसने फिर से सिंध पर आक्रमण किया और इस बार बाबिनिया ने भी सुल्तान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसने वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया। उत्तराधिकार का प्रश्न और फिरोज की मृत्यु। फिरोज ने अपने बड़े पुत्र फतेह खां को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था, परंतु 1374 और 75 में उसकी मृत्यु हो गई, फतेह खां की मृत्यु हो गई। उसके बाद जफ़र खां को मनोनीत किया, परंतु फिर उसकी भी मृत्यु हो गई। फिर उसने अपने तीसरे पुत्र मोहम्मद खां को छोड़कर फतेह खां का पुत्र था तुगलक शाह, उसको मनोनीत किया। तो सुल्तान के इस कार्य से गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और वज़ीर की हत्या करके जो मोहम्मद खां था, जो उसका तीसरा पुत्र था फिरोज तुगलक का, वो वास्तविक शासक बन गया और फिरोज जो था वो नाम का शासक रह गया। लेकिन शीघ्र क्या किया, जो तुगलक शाह था फतेह खां का पुत्र, जो कि फिरोज तुगलक का पुत्र था, उस तुगलक शाह ने अपना प्रभाव स्थापित करके युवराज के पद पर वो आसन हो गया। ये सब देखकर सुल्तान दुखी हो गया, फिरोज तुगलक दुखी हो गया और 20 सितंबर 1388 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये था फिरोज तुगलक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।